रहे हैं। जो भी हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है मेरे गुरु श्री आदरणीय राजी दीक्षित के द्वारा जो प्राप्त किया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, भगवान श्री राम जी की कथा में आप देखेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता को देखिए। आपने देखा होगा कि एक सामान्य वानर जनजाति को, यानी कि एक सामान्य नागरिकों को एक सैनिक बना करके और रावण पर विजय प्राप्त करी। रावण जैसे राक्षस, रावण जैसे इतनी शक्ति के ऊपर शक्तिशाली सेना के साथ में युद्ध किया, विजय प्राप्ति की। विजय प्राप्ति करने के बाद वहां का भविष्य को राजा घोषित किया गया। सम्मान के साथ माता जानकी जी को सम्मान पूर्वक लाया गया। अब जैसे ही सीता माता जी को लाया गया, अयोध्या की तरफ प्रस्थान होने लग गए। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी और विभीषण का संवाद होता है। इसी समय माता सीता जी की अग्नि परीक्षा का प्रावधान रखा गया है। वहां पे लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को तो पहले से ही पता था सभी घटनाओं का, इसलिए उन्होंने सीता माता को है अग्नि के पास में सुरक्षित रखा हुआ था। ये सब घटनाएं होने के बाद फिर विभीषण और भगवान श्री रामचंद्र जी का संवाद होता है। विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं कि भगवान आप यहीं पे रहें, आप यहाँ राजा के रूप में रहें, मैं आपके अनुसार कार्य करूंगा, आप इसको ग्रहण कीजिए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो वापस लौट के मेरी जन्मभूमि में ही जाना है। अब देखेंगे यहाँ पे इस संवाद से भगवान श्री रामचंद्र जी संकेत दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ लिख करके विदेशों में चले जाते हैं, वहां के सुख सुविधाओं को देखने के लिए चले जाते हैं, उनको एक संकेत के रूप में कहा गया है कि जन्मभूमि सोने की लंका से भी ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की तैयारियां करते हैं। उसी समय एक संवाद होता है कि सुग्रीव जामवंत वहीं बैठे होते हैं। विभीषण पूछता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी से कि मैं अभी राज्य कैसे चलाऊं, मेरे को तो राज्य का इतना ज्ञान नहीं है, आप हमें कुछ सलाह दीजिए, आदेश कीजिए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अभी ये जो हुआ, अभी जो राज्य आपको प्राप्त हुआ है, ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, राम राज्य नहीं आया है। अभी सारी व्यवस्था जो है वो रावण राज्य की ही है। वहां के जो मंत्री हैं, वहां के अधिकारी हैं उस राज्य के, वो सारे रावण राज्य के ही हैं। यानी कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर आप देखोगे 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के पास सत्ता का हस्तांतरण हुआ। फिर दूसरा हस्तांतरण कब हुआ? 2014 में हुआ। अब 2014 में जब हुआ, अभी भी उस सत्ता के अंदर, जो पुरानी सत्ता के अंदर, जो पुराने जो मंत्री लोग चल रहे हैं, अधिकारी लोग हैं, वो सब क्या है? पुरानी व्यवस्थाएं हैं। यहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा एक संकेत दिया गया है कि केवल राजा के बदलने से राम राज्य नहीं आएगा। उनके अधिकारी और कार्यकर
कर्मचारियों के बदलना जरूरी है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर इन पे ध्यान दिया जाए, तो अभी भी भारत की हर समस्याओं का समाधान भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में है। जैसे कि उन्होंने बताया कि राम राज्य लाने के लिए हमें अधिकारियों को बदलना पड़ेगा, कर्मचारियों को बदलना पड़ेगा, केवल राजा को बदलने से नहीं होगा। वहां की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। व्यवस्था बोले तो शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, संस्कारों को बदलना पड़ेगा। ये सब चीजों को बदलाव लाना पड़ेगा। और ये बदलाव कौन, ये राजा नहीं ला सकते, ये जनता को लाना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो व्यवस्था को बदलिए, लोगों के अंदर जागरूकता लेके आइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए कि जिस प्रकार से हमने एक साधारण मानव जनजाति से हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से आपको भी अभी लड़ाई लड़नी जरूरी है। जिस प्रकार आप देखोगे 1947 में जब गोरे अंग्रेजों के द्वारा ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया, यानी कि भारत देश को दो राज्यों में बांट दिया गया, डोमिनियन स्टेट में बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत। अगर आप देखोगे हमारी जो संविधान है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, वहां पे डोमिनियन स्टेट बोला गया है, नेशन नहीं है। नेशन में तो राष्ट्र होता है, डोमिनियन स्टेट में दो राज्य, किसी एक बड़े राष्ट्र के अधीन दो राज्यों का पावर दी गई है। और ये आप देखोगे, ये दस्तावेज आप देखोगे 99 साल की लीज एग्रीमेंट के ऊपर सत्ता का हस्तांतरण किया गया। उसके लक्षण आप देख ही रहे होंगे अभी, कि ट्रांसफर ऑफ पावर के लक्षण क्या आ गए कि जो भी कानून बनते हैं, अब देखोगे ट्रांसफर ऑफ पावर में देख ले या इंडियन एक्ट में देख लीजिए, उसके आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा केस या ऐसा कोई भी कानून है जिस कानून के द्वारा भारत के फैसला नहीं होता है, तो इंग्लैंड के जो कानून है वो मान्य होगा। तो इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि जो कानून अभी तक नहीं बदले गए। अब देखोगे 1947 से लेकर के आज तक 73 सालों के अंदर आप देखोगे 2014 में जो सरकार आई है, इस सरकार ने कुछ थोड़ा सा कार्य किया। जैसे मैं आपकी नजर एक बार ऊपर लेके जाता हूं, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर एक एनजीओ खुली हुई थी, अब देखोगे हमारे देश के अंदर लगभग 18 से 20 हजार एनजीओ खुली हुई है, जिसमें से ये जो अभी जो सरकार आई है 2014 में, इस सरकार ने उन एनजीओ पे बैन लगा दिया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इन्होंने बैन क्यों लगाया, क्या जरूरत थी? आप देखोगे जो एनजीओ वगैरह जो हमारे देश में काम कर रही थी, 18 से 20 हजार एनजीओ जो पिछले 70 सालों में, वो एनजीओ किस कार्य पे काम कर रही थी? विदेशों से डोनेशन आता था, यहां पे जोड़ तालाब वगैरह खोले जा रहे थे। उसका मुख्य कारण क्या था? वो डोनेशन क्यों आता था? हरित क्रांति के नाम से पैसा आता था। वो सब इसलिए आता था कि यहां पे जो छोटे छोटे जो एनजीओ खुली हुई थी हमारे देश के अंदर, जो समाज में लग रहा था कि देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वो सब लोग उनके एजेंट थे। जो कि 2014 के अंदर जो सरकार आई है, इसने जो एक्शन लिया, 2019 के अंदर इन्होंने कितनी एनजीओ को बंद कर दिया? लगभग 14,000 के आसपास एनजीओ को इन्होंने बैन लगा दी। यानी कि विदेशी जो फंडिंग जो आती थी, जो पैसा आता था, उसका मुख्य कारण था विदेशी लोगों का कि पैसा दे दे के यहां पे विकास के नाम पर जोड़ तालाब वगैरह बनाए जाएं और फिर उनपे लास्ट में जाकर के उस पे कब्जा किया जाए। और भी देखोगे आप
जब हमारे देश के अंदर जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तब से हमारे देश के अंदर 35 से 36,000 कानून चलते आ रहे थे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, इसने कुछ थोड़ा सा कार्य किया, जिसमें से सब लगभग 10 से 11,000 कानूनों को बंद किया गया। लेकिन फिर भी अभी राम राज्य नहीं है, अभी भी रावण राज्य ही है। देखो, हमेशा याद रखें, राम राज्य लाने के लिए राम राज्य कभी भी राजा नहीं ला सकते। अगर राजा के पास पावर होती तो राजा दशरथ जी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजा जाता। राम राज्य लाने के लिए जनता को ही जागरूकता होना पड़ेगा। आप देखोगे जिस प्रकार से 1947 के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसके लक्षण आपको दिखाई दे गए होंगे। जब 1947 के अंदर जब अंग्रेजों के हालात कमजोर हो चुकी थी, उन लोगों ने क्या किया, 1945 में ही गेट एग्रीमेंट बनाया गया। जो यूरोप के 2 देश हैं, वो लोग 50 साल पहले ही सोच लेते हैं। हमारा जो देश है, उसका क्या, दोनों को डीएनए में फर्क है। आप देखोगे यूरोप के जो देश है, वहां पे ठंडा इलाका है और उन लोगों के मन में कोई भी प्रेम भाव नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। वहां पे व्यापार का नाम को लूट है। व्यापार का मतलब दूसरा नाम होता है लूट। जिस प्रकार यूरोप के देशों के पास में आप देखोगे, वहां पे सूर्य नहीं इतना ज्यादा नहीं निकलता है। उन लोगों ने व्यापार के नाम पे लूट करते हैं। इस प्रकार से 47 में ही उन्होंने प्लान कर लिया था कि अभी हमारी हालात नहीं है, इसलिए उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की गई, गेट एग्रीमेंट उन्होंने बनाया गया। गेट एग्रीमेंट के अंदर आप देखोगे 1945 से लेकर के 50 साल में 1995 में यूरोप के देशों की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो हर 10 साल के अंदर वह आर्थिक मंदी आ जाती है। आर्थिक मंदी बोले तो यानी कि आपके पास मशीनी साधन ज्यादा है लेकिन खपत नहीं है। उस चीज को लेकर के यूरोप के देशों में हर 10 साल के अंदर होता ही है। हथियारों का निर्माण किया जाता है, एक देश को दूसरे देशों के साथ लड़वाया जाता है। अभी भी देखो वर्तमान काल में देशों में कैसे लड़ाइयां चल रही हैं, तो इसके परिणाम बड़े भयंकर हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बताया गया है कि अगर आपको राम राज्य लाना है तो सत्ता का हस्तांतरण के साथ साथ व्यवस्था का परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने पहले से ही समझ रखा था 1945 में कि हमें गेट एग्रीमेंट को बदलना है। उस गेट एग्रीमेंट को लाकर के 1995 में बदल दिया गया, WTO का नाम से एग्रीमेंट किया गया। उस WTO के अंदर एक ऐसे सिस्टम को बना दिया गया है, ऐसे कानून को लागू कर दिए गए हमारे देश के अंदर कि जो आने वाली सरकारें हैं वो भी कुछ नहीं कर सकती। जिस प्रकार से आप देखोगे आजकल की जो महामारी को लेकर के चल रहा है, कभी कभी हमें हमारे देश के मुखिया पे संदेह होता है, लेकिन हमें उन चीजों का नहीं पता है कि 1945 में से लेकर के 2005 तक क्या हुआ। 1995 में एक ऐसा WTO एग्रीमेंट बना दिया गया जिससे कि हमारी संसद जो है वो एक कठपुतली की तरह है, वो बोल नहीं सकती। आपने और भी देखोगे वर्तमान जो सरकार है उन्होंने कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन बोले तो पिछले चुनावों के आसपास की बात है कि उन्होंने किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे को डाल दिया गया था। आप देखोगे उस घटना को देख करके अमेरिका ने
WTO के अगेंस्ट में केस किया गया। ये ऑनलाइन बोलना उचित नहीं है, वैसे ऑफलाइन होगी तो बताएंगे इस विषय में। ये विषय थोड़ा अलग है। तो WTO के अंदर देखो साफ साफ शब्दों में है कि WTO में 2000 ऐसे एग्रीमेंट कर दिए गए जिससे कि देश को दोबारा से गुलाम बनाया जा सके, और वो लक्षण दिखाई दे गए हैं। जो कोरोना की जो महामारी चल रही है, ये महामारी नहीं है, वो WTO का ही लक्षण आ रहे हैं। सरकारें मजबूर हैं, सरकारें उन कानून को तोड़ नहीं सकती, 2000 कानून को। उसके अंदर सब जगह समस्याएं हैं। व्यापार को लेकर के देखिए आप, 2005 से पहले आप देखोगे जो गेट एग्रीमेंट था, उस विषय में हम थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो उस पर अगर हम 3-4 घंटे का व्याख्यान रखें ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि अगर समय की हम ध्यान रखें, WTO एग्रीमेंट के अंदर हम कम से कम 22 क्लासें रखें 3-3 घंटे की, जब जाके वो WTO आपको समझ आएगा। मेरे को समझने में ही 12 से 13 साल लग गए। WTO के अंदर 2000 ऐसे एग्रीमेंट बना दिए गए हैं जिसकी वजह से सरकारें मजबूर हैं। फिर आपके मन में एक ऐसा प्रश्न भी आएगा, क्या वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर सकती? इसके बारे में कर सकती। वर्तमान सरकारें पब्लिकली बोल नहीं सकती, जनता को बोल नहीं सकती, वो मजबूर है। उस गेट एग्रीमेंट के द्वारा चीजें बताई गई है कि कोई भी वर्तमान सरकार पब्लिक को नहीं बता सकती, लेकिन आप और हम तो बता ही सकते। आप और हमारी एक समझ बन जाए, उसको समझ लें, पढ़ लें, लिखें, उनकी कॉपियां बांटें, समझाएं कि देश में राम राज्य कैसे आएगा। राम राज्य लाने का सबसे पहला काम है WTO एग्रीमेंट को कैंसिल करवाया जाए। WTO के ऊपर आप देखोगे कोई भी सरकारें नहीं बोलती हैं, कोई भी विपक्ष नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? उसका मुख्य कारण है वर्तमान सरकार मजबूर है और पिछली सरकारों ने किया हुआ है। तीसरी बात, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जब ये संसद का जो सत्र चलता है तो मेरे कुछ MP मित्र हैं, मैं उनको कॉपियां देके आता हूं, उनको समझाने की कोशिश भी करता हूं। इससे पहले कि मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने भी यह कार्य बहुत तेजी से किया, लेकिन किसी कारण से कोई दुर्घटना हुई, वो कार्य अधूरा रह गया। लेकिन अगर इस कार्य को उठाया जाए और किया जाए तभी राम राज्य आ सकता है, वरना राम राज्य नहीं आ सकता। WTO के अंदर जो 2000 एग्रीमेंट है वो हर डिपार्टमेंट के अंदर है। एग्रीकल्चर को लेकर के है, सर्विस को लेकर के है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर के है, प्रोफेशनल डिग्रियों को लेकर के है। जो आज हो रहा है, अभी जो शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है, ये चीजें आज से 17 साल पहले मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी के द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने खूब भरपूर प्रयास किया। काफी सीढ़ियां तैयार की गई, बुकें तैयार की गई, टीम का गठन किया गया, जिस टीम का नाम था आजादी बचाओ आंदोलन। आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता अभी भी कार्य चल रहा है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं है, उतनी तेजी से नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा से आप इसको मैच करके देखिए। भगवान श्री राम जी की कथा में यही विभीषण को सिखाया गया था कि आपको सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, व्यवस्था का हस्तांतरण नहीं हुआ है। व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा। अब विभीषण जी कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं आया कि भगवान श्री राम उससे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। देखिए,
अब भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को और अच्छे से समझाते हैं कि देखिए, जो आपके जो रावण राज्य था, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था लूट करना, चोरी करना, हड़पना। उसी प्रकार के उन्होंने कानून बनाए गए थे। आप देखोगे हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के द्वारा जब शासन चलाया जाता था, उस समय कानून बनाए गए थे। वो कानून किस लिए बनाए गए थे? लूट के लिए। लेकिन वो कानून आज भी चल रहे हैं। जो पुलिस एक्ट को देखोगे आप, जो 1857 की क्रांति के बाद वहां पे बनाया गया था, और वो आज भी चल रहा है। वो सिर्फ क्यों चलाया गया था? ताकि देश की लूट हो। यानी कि जब तक देश के कानून में बदलाव नहीं होगा, और कानून बदलाव कौन करेगा? सभी लोगों को मिलकर के, एकता करके सरकारों पे दबाव बनाना पड़ेगा, तब सरकारें करेंगी। उसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे। अभी वर्तमान में ही कुछ दिन पहले की बात है, कृषि कानून को सरकारों ने मजबूर होकर के अभी उन कानूनों को विड्रॉ किया है। इस प्रकार से सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा। कई बार काफी कार्यकर्ताओं के मन में होता है, मेरे से चर्चाएं करते हैं, गुरुजी हम दूसरी सत्ता को ले आए तो क्या करेंगे? अभी 2014 से जो सरकार चल रही है, इससे नहीं हो रहा, हम दोबारा एक व्यवस्था परिवर्तन करें, नई एक राजनीतिक पार्टी बनाएं, एक नहीं करें। तो मेरा जो अपना मानना है, ये तरीका गलत है। देखिए, कोई भी आप देखोगे, जो कांग्रेस की जो मैं नाम नहीं लेना चाहता पार्टियों के, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्टली बता रहा हूं, जो पार्टियां 135 साल से चल रही हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी आई 40 साल से चल रही है, और फिर तीसरी पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। इससे राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य आने का मतलब इन्हीं पार्टियों से, इन्हीं से कार्य करवाएं, दबाव बढ़ा के कार्य करवाइए। जिस प्रकार के परिवार के अंदर मान लो कोई बच्चा नालायक निकल जाए, तो क्या हम दूसरे बच्चे के लिए प्रयास करेंगे या उसी को ठीक करेंगे? ज्यादा अच्छा है कि आप उसी को ठीक करें। तो व्यवस्था परिवर्तन करने का रास्ता है, हम शिक्षा में बदलाव लाएं। हम ऐसे ऐसे अधिकारी तैयार करें जिसका देश के प्रति प्रेम हो, लूट ना करें। एक भाईचारे की व्यवस्था बनाई जाए, समाज में संस्कारों का बढ़ावा दिया जाए। अब देखोगे बचपन की जो पढ़ाई है आजकल, प्राइमरी एजुकेशन हमने क्रिश्चियन लोगों के हाथ में दे रखी है। बोले तो मैकॉले की पढ़ाई के अनुसार जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मैकॉले से पढ़ाई जा रही है। इंटरटेनमेंट एक दूसरा समाज है, आप देख मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर आप समझ ही जाएंगे। इंटरटेनमेंट दूसरे लोगों के हाथ में दिया हुआ है। ऐसे तो राम राज्य नहीं आएगा। इतिहास विदेशी लोगों के हाथ में दे रखे हैं। हमारे इतिहास को विदेशी लोग लिख रहे हैं। उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि हमारे देश में क्या क्या व्यवस्था थी। हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़कर निकल रहे हैं, मैकॉले की शिक्षा में पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, यूरोप के देशों की कहानियां पढ़ रहे हैं। ये राम राज्य के लक्षण नहीं है। राम राज्य के लिए शिक्षा का परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, गुरुकुलों की स्थापना करनी पड़ेगी। गुरुकुल का कार्य होता था गुरुओं का कुल। गुरु मेहनत करके गुरु का निर्माण करें। आप देखोगे हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, एक एक गुरु के द्वारा 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, 1-1 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। अब 3,000 साल पहले की बात तो कोई उठा लीजिए, ज्यादा पुरानी क्या।
इतिहास को पढ़ के देखिए, सब व्यवस्थाएं दी गई थी। यानी कि राम राज्य के लिए क्या कहा भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा विभीषण को बताया गया है, या आपको सत्ता का परिवर्तन करने से राम राज्य नहीं आएगा, व्यवस्था को परिवर्तन कीजिए, कल्चर को परिवर्तन कीजिए। जिस प्रकार रावण राज्य के अंदर कल्चर बिगड़ गया था, मनोरंजन के तरीके बदल दिए गए थे, वही रावण राज्य आज आ गया। इस नाचने गाने वालों के अनुसार पूरा देश चल रहा है। वो फटे कपड़े पहनेंगे तो हमारे बच्चे फटे कपड़े पहनने लगे, बालों की कटिंग जोकर बन जाते हैं तो बच्चे जोकर बन जाते हैं। ये ज्यादा अच्छे लक्षण नहीं है। अगर अभी से देश ने जागरूकता नहीं ली, परिवारों को नहीं रोका, परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। यूरोप के देशों में देखोगे आप, वहां पे कोई कल्चर नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, परिवारें नहीं है। लेकिन भारत जो देश है वो राम राज्य, रावण राज्य की बजाय हम राम राज्य लेके आए। इस प्रकार से गांव गांव में, हर गांव गांव में एक समिति बनाई जाए, समिति में तैयार किया जाए, धर्म का बढ़ावा किया जाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, देश में राम राज्य नहीं आएगा। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी के संवाद के अंदर भी उन्होंने बोला था कि राम राज्य तभी तक स्थिर है जब तक अर्थव्यवस्था स्थिर है। यानी कि अगर और इसको आसान शब्दों में बोले तो प्रति व्यक्ति आय जरूरी है। आप देखोगे 1947 के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी करने को तैयार नहीं था। आप वहां के डाटा उठाइए। मैं बहुत बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ बैठता हूं, बुजुर्गों के साथ बैठता हूं, उनसे पता करता हूं कि वहां सरकारी नौकरी करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आप आज देख लीजिए, सरकारी नौकरियों की दिन प्रतिदिन सैलरी बढ़ती जा रही है। उसका क्या कारण है? आप उसको अगर गौर से देखेंगे कि जिस प्रकार से सभी को सरकारी नौकरी, मतलब इस सेक्टर में बढ़ावा कर करके, कि जिस सेक्टर को बढ़ावा कर रहे हैं उसको तो कभी भी गुलाम बना लो। जैसे देखोगे आप अपने इतिहास, पानीपत की लड़ाई के अंदर 18,000 सैनिक 300 सैनिकों के सिलेंडर करके बैठ गए। तो राम राज्य के लिए सबसे पहला है कि हमारे को व्यापार का स्थापित करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, एंटरटेनमेंट के तरीके बदलने पड़ेंगे, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां संकेत दिया है। फिर वहां से ऐसे संवाद होते हैं। विभीषण और भगवान श्री राम जी का काफी संवाद बड़ा है, लेकिन अभी हमें चलना पड़ेगा। फिर वहां से सभी अयोध्या के लिए तैयारी करते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी को बोलते हैं कि हमें वापसी चलते समय केवट से भी मिलना जरूरी था, लेकिन समय सीमा कम है, आप ऐसा कीजिए उधर। अब यहां देखिए आप, भाई भाई में प्रेम देखिए आप। भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई भाई में प्रेम देखिए किस प्रकार। राम राज्य का मतलब सबसे पहले परिवार में उस प्रकार से प्रेम आए। अब देखोगे आज और वहां उस समय की तुलना कीजिए, दो भाइयों के बीच में जो कि पूरी धरती का राज्य था, और उन्होंने एक फुटबॉल की तरह बना दिया, कभी पाले इस पाले में कभी उस पाले में। दूसरा देखिए, एक दूसरे की वचनों का सम्मान को देखिए आप। भगवान श्री रामचंद्र जी को याद आता है कि भरत ने जब राज्य चलाने के लिए बोला था तो उन्होंने एक वचन दिया था कि अगर जितना समय सीमा दिया गया इससे एक दिन भी ऊपर हो गया
वो अपने आप को सजा दे देंगे। इस प्रकार से वो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज को बोलते हैं कि आप जाइए और उनको सूचना दीजिए कि हम आ रहे हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से चलते हैं। आप देखोगे वहां का संकेत देखिए, आप लाखों साल पहले वायुयान के बारे में, मतलब वहां की टेक्नोलॉजी देखिए, उस समय की टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों में विद्वान है। और अभी कुछ सालों पहले की बात है, यूरोप के देश कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया, उन्होंने हवाई जहाज की, हवाई यात्रा की खोज किया। ये सब पुराने हमारे दस्तावेज हैं। इस प्रकार से वहां से चलते हैं, केवट से मिलते हैं। केवट भी साथ आते हैं, फिर अयोध्या पहुंचते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव और सभी उनके जो मुख्य जो सेना नायक थे, सभी मिलकर के अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में जैसे ही पहुंचते हैं तो उनसे पहले हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। भरत अपने आप को सजा देने वाला ही था, तभी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आते हैं। आकर से सभी अयोध्या वासियों से मिलते हैं, सभी माताओं के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दोबारा से राम राज्य की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे राम राज्य की स्थापना हमारे शास्त्रों में विद्वान है कि कई साल भगवान श्री राम जी ने वहां पे राज्य किया, राम राज्य की स्थापना की। देखो इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की घटना को देखिए आप, जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जी की जो कहानियां सुनते हैं आप, राजा हरिश्चंद्र भी भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल से ही हैं। सतयुग की जो शुरुआत हुई थी, राजा हरिश्चंद्र जी के वहां से शुरुआत हुई थी, और राम राज्य स्थापना करने के लिए आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना की। उस प्रकार से हमारे देश के अंदर भी आप देखोगे राम राज्य लाने के लिए समय समय पे हमारे बहुत महापुरुष आए हैं, उन्होंने कार्य किया, आगे बढ़ाया, फिर कार्य किया, फिर कोई दुर्घटनाएं होती गई, चलता गया। अब आकर के अंतिम पड़ाव पे आ गया देश। अब देश के अंदर अगर राम राज्य लाना है तो समय बहुत कम है। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 साल वनों में घूम करके राक्षसों का विनाश किया, राम राज्य की स्थापना की, गुरुकुलों का स्थापना की, उसी प्रकार से देश के अंदर आज फिर वही संकट आ गया है। आप देखोगे 2 दिन पहले की घटना है, एक अपने लक्ष्मीकांत एक विद्यार्थी है बॉम्बे से, आज कक्षा में नहीं आए वो, उनका फोन आया शाम के समय मेरे पास कि गुरुजी मेरे को वैक्सीन के वो मास्क के लिए पकड़ लिया गया है, क्या करें? मैंने कहा जी चालान कटवा लीजिए। चालान काट के नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए सेक्शन ही नहीं है उनके पास कोई। उस विद्यार्थी ने वही किया, उन्होंने पुलिस से बोला, वार्तालाप की, बोले जी चालान काट दीजिए। पुलिस के पास सेक्शन ही नहीं था कोई, पुलिस ने छोड़ दिया। अब देखोगे कि रावण राज्य में एक भय को पैदा किया जाता था और वही भय आज पैदा किया जा रहा है। अभी से वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि अगर अभी से नहीं संभले तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो 1945 में जो किया गया था, जो 99 साल के लिए बोला गया था, वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और देरी ना करें, राम राज्य के लिए स्थापना के लिए सभी मिलकर के कार्य करें। सबसे पहले राम राज्य लाने के लिए हमें घर में, अपने घर में कार्य करना पड़ेगा।
अभी तो लोगों के अंदर ऐसा हो गया है, प्रत्येक परिवार का मुखिया है या कोई भी है, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा तो अफसर बन जाए, गवर्नमेंट जॉब ले ले, आईपीएस अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, कोई भी बैंक मैनेजर बन जाए, लेकिन भगत सिंह ना बने। देखिए, इसी स्वार्थ की भावना से ही जो हमारे देश ने